हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए तकरीबन 55 टूरिस्ट वहां तेज बारिश और भूस्खलन के बीच फंसे हुए हैं। इनमें 44 महिलाएं, 6 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं। इस बात की जानकारी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार और दुर्ग जिला प्रशासन लगातार उत्तराखंड प्रबंधन से संपर्क में है। परिजनों ने सांसद विजय बघेल से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद सांसद ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की। उन्होंने सभी टूरिस्ट को जल्द एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू करने का निर्देश दिया है। दरअसल भिलाई से 14 अक्टूबर को 55 लोग उत्तराखंड घूमने गए। ये सभी नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन में फंसे हुए। ये बताया जा रहा है कि सभी टूरिस्ट कसौली से नैनीताल के बीच कैंची धाम के पास फंसे हुए हैं। दुर्ग जिला प्रशासन ने नैनीताल और कसौली के अधिकारियों से चर्चा की है और उनसे पूरी जानकारी ले ली। दुर्ग कलेक्टर के मुताबिक भिलाई से गए सभी टूरिस्ट सुरक्षित हैं। किसी को भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सभी टूरिस्ट के सुरक्षित एक स्कूल में ठहराने देने की बात बताई गई। जैसे बारिश रुकती है, रास्ता साफ होता है, लोगों को सुरक्षित अपने घरों पर पहुंचाया जाएगा। तो मौसम में पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन हुआ और अचानक से कुछ राज्यों में तेज बारिश का क्रम चला। इसमें उत्तराखंड और उत्तर के कुछ राज्य लगातार प्रभावित हैं। बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ के भी टूरिस्ट वहां फंसे हुए हैं और 55 उनकी संख्या है। मनेंद्र पटेल सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनेंद्र, बताएं क्या अपडेट है इस पूरे मामले में। जी, जैसे जगह जानकारी आ रही है कि उत्तराखंड के नैनीताल में कैची धाम में फंसे हुए 55 लोग जो सुरक्षित हैं। कलेक्टर साहब ने ये भी जानकारी दी कि सुरक्षित हैं, लेकिन अभी वर्तमान में क्या उनकी स्थिति है, खाने पीने की व्यवस्था उनके पास में है या नहीं, या फिर किस परिस्थिति में है वो उनके परिजन फोन से बता रहे हैं, फोन करके जानकारी ले रहे हैं। तो सामने बात यह आ रही कि उन्हें बहुत सी जगहों पर चोटें आई है और वो एक स्कूल में ठहरे हुए हैं। फिलहाल उनके पास में जो स्थानीय लोग हैं वो खाने पीने की चीजें पहुंचा रहे हैं। जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पा रही है उन्हें। और साथ ही साथ अब परिजन जो है सांसद विजय बघेल और गृहमंत्री साहू से जो है उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके परिजनों को जल्द लाया जाए, क्योंकि एक घंटा अब उनके लिए जो समय है वो कीमती है। साथ ही साथ अब विजय बघेल ने जो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं, साथ ही रक्षा मंत्री हैं और साथ ही नैनीताल के जो सांसद हैं अजय भट्ट, उनसे जो है बातचीत की है कि जल्द से जल्द उन्हें चाहे एयरलिफ्ट किया जाए या फिर अन्य माध्यम से जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। जिसके बाद फिर सभी जो वहां पर सैकड़ों यात्री और फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि यात्रा के दौरान जो सड़कें उन्होंने इस्तेमाल की थी वो सड़कें अब कट चुकी है पानी के बहाव में। राजगढ़ एक गांव है, वहां पर बादल फटने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे के कारण कई नहर जो पुलियां हैं और जो सड़कें हैं वो बह गई है और कई ऐसे जो बड़ी बड़े होटल और बिल्डिंग है वो ढह चुके हैं। जो भूस्खलन हुआ है, जो लैंडस्लाइड हुई है, उसके कारण से ये स्थिति बनी है। तो फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात जो है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री ने की है और अब बहुत जल्द उन्हें एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो फिलहाल एक स्कूल में उनको ठहराया गया है जो प्रदेश के 55 लोग फंसे हुए हैं और जल्द से जल्द उन्हें एयरलिफ्ट करने का दावा है। प्रशासन से मदद की मांग लगातार की जा रही है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड में बच्चों की मौत का सिलसिला अब तक थमा नहीं। तमाम कोशिश और निर्देशों के बावजूद एक बार फिर एक बच्चे की मौत की खबर आई, जिसके बाद 5 दिन के अंदर नवजात बच्चों की मौत का आंकड़ा 8 हो गया है। अभी तक यहां 47 नवजात बच्चे एडमिट हैं, जिनमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद राज्य स्तर की 3 सदस्यीय कमेटी बनी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण हो चुका है। मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया गया। 3 सदस्यीय टीम ने चाइल्ड वार्ड का दौरा किया और इसके बाद ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री समेत राज्य सरकार के 3 मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन एक और बच्चे की मौत के बाद फिर सवाल उठ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों के बचाने को लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
राज्य सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए उस 3 सदस्यीय समिति गठित कर राज्य शासन ने भेजा था। आके यहाँ की सुविधाओं के जायजा लिए हैं और उन्होंने अपना एक रिमार्क शासन को सौंपेंगे। शासन ने उसके आधार पर भी हमें कुछ और सुधार कार्य करने के लिए जो भी निर्देश प्राप्त होंगे हम लोग उसको तत्काल वो करेंगे। हम पत्थलगांव में कार से कुचलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज की है। पुलिस ने गांजा तस्करी के सरगना पिंटू सिंह को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही। जशपुर पुलिस की विशेष टीम ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली से कार मालिक को भी गिरफ्तार किया। दोनों को अब सिंगरौली से जशपुर लाया गया है। कार मालिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं एक और आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। भिलाई के अहिबारा स्थित ओटेबंद गांव में कथित धर्मांतरण के लिए आए मिशनरीज को ग्रामीणों ने हंगामा उस मुद्दे पर मचाया और मामला सोमवार रात का बताया गया। रायपुर का रहने वाला अनुराग नाम का शख्स अपने 40-50 ईसाई साथियों के साथ किसी विशेष प्रार्थना के लिए यहां पहुंचे थे और इसी दौरान ग्रामीणों को धर्मांतरण की भनक लगी। गुस्साए ग्रामीण पहुंचे। बाहर से आने वाले लोगों से गांव आने की वजह पूछी तो सभी ने गोलमोल जवाब दिया। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने नंदिनी थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत की और सभी को सामुदायिक भवन में ले जाया गया। इसके बाद पूछताछ कर कथित धर्म परिवर्तन कराने आए सभी ईसाई मिशनरी लोगों को थाने लाया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी और हिंदू संगठनों से जुड़े नेता भी वहां पहुंचे और कथित तौर पर धर्मांतरण कराने आए लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रार्थना कर रहे थे उसी को लेकर दूसरा पक्ष जो है धर्मांतरण की बात को लेकर वहां पर वाद विवाद की स्थिति निर्मित किया। इस पर से पुलिस जो है पर्याप्त बल के साथ वहां पर पहुंची, मामले को शांत कराया और किसी धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाना और गाड़ी को तोड़फोड़ करना और चोट पहुंचाना, उस पर से हम लोगों ने इस पर अपराध पंजीकृत किया हुआ है। सूरजपुर जिले के दौरे पर आए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही राहुल गांधी के सलाहकार के छत्तीसगढ़ दौरे और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर शायराना जवाब देते हुए कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वहीं सूरजपुर में कांग्रेसियों के बीच की गुटबाजी को लेकर अमरजीत भगत ने कहा, मीडिया एक गुटबाजी की बात करती है, कहीं कोई गुटबाजी है नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेसी एक हैं, केंद्र के खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो है आपके सामने है। ये सब तो मीडिया वाले बताते हैं, ग्रुपबाजी और धड़ेबाजी, सब कांग्रेसी एक है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के लोग एक हैं। देश में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन एक हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले 2 साल दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी अभी से शुरू है, जारी है, तेज है। अगले महीने 17 नवंबर से रायपुर के मदकू द्वीप में होने जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा आयोजन, इन सब पर नजरें हैं और आरएसएस का लक्ष्य है कि अगले 2 साल के भीतर प्रदेश के 20,000 गांव तक संपर्क साधें। भाजपा नेता इस बैठक को उम्मीदों की नजरों से देख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने बेहतर कामकाज पर विश्वास जता रही। मिशन 2023 आरएसएस बनाएगा बीजेपी के पक्ष में माहौल। 20,000 गांव तक जाएगा आरएसएस। विधानसभा 2023 के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। पार्टी हर वर्ग को साधने के लिए अपनी तरह के प्रयास कर रही है। आरएसएस भी अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है। असल में रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर मदकू द्वीप में 17 नवंबर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। लिहाजा ये कार्यक्रम अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक हलचल को अभी से जन्म दे चुका है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सीधे सीधे 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों की माने तो अगले 2 सालों में प्रदेश के 2000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
जाहिर है इसके जरिए प्रदेश के हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश होगी और इसका फायदा कहीं न कहीं अगले चुनाव में भाजपा को मिलता दिखेगा। प्रदेश भाजपा के बड़े नेता भी ये मान रहे हैं कि आरएसएस के कार्यक्रम सदैव बीजेपी को दिशा और दशा देते आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में घलो संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जाही और जोन गांव में संघ नहीं पहुंचे हैं, संघ के स्वयंसेवक पहुंच गए हैं लेकिन संघ के शाखा नहीं लगा थे, तो वहां संघ के शाखा लग जाए, संघ के स्वयंसेवकों का विस्तार हो जाए, ताकि समाज में जो विसंगति आज है उन विसंगति दूर करे के काम संघ के है। वहीं इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा और आरएसएस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और इनके पास मुद्दा नहीं है और इसलिए ये गांव-गांव में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। कवर्धा में भी इन्होंने यही करने की कोशिश की, लेकिन जनता समझ गई कि हमारी सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और इनका अब कुछ चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है, आरएसएस के पास कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसान के साथ न्याय हो रहा है, मजदूर के साथ न्याय हो रहा है, आदिवासियों के हितों की रक्षा हो रही है। छत्तीसगढ़ में उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, तो उनके दो प्रिय विषय हैं, एक धर्मांतरण, दूसरा सांप्रदायिकता, और दोनों हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों बस्तर के सारे आदिवासी संगठनों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं है जितना हल्ला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी सिर्फ 14 सीट में सिमट गई है और इसीलिए अब आरएसएस जमीनी स्तर में बीजेपी की जीत के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। इधर कांग्रेस भी जनता के बीच अपनी योजनाओं को लेकर लगातार पहुंच रही है। देखना होगा कि 2023 के चुनाव में जनता किस पार्टी को जीत का ताज पहनाएगी। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोयला संकट और कोल कंपनियों के दावों से अलग नॉन पावर सेक्टर के उद्योग कोयले की कमी से प्रभावित होने लगे हैं। बड़े और छोटे उद्योगों पर इसका असर पड़ने लगा है। ऑक्शन और बाजारों से भी उनको कोयला नहीं मिल पा रहा। इधर अब भी कोयला कंपनी पावर सेक्टर को प्राथमिकता में रखकर कोयले की सप्लाई कर रही हैं। दरअसल कोयले की कमी से पावर सेक्टर जूझ रहे हैं, वहीं नॉन पावर सेक्टर भी इससे काफ़ी परेशान है। जिले के उद्यमियों की माने तो बीते 6 महीने से कोयले की आपूर्ति अनियमित है। जितने कोयले की ज़रूरत है उतनी आपूर्ति हो नहीं पा रही है और इसका असर सीधे तौर पर स्पंज आयरन से लेकर स्टील उद्योग और अन्य नॉन पावर उद्योगों पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी कोल कंपनी SCCL के अब भी अपने दावे हैं। अधिकारियों की माने तो पावर सेक्टर के साथ साथ नॉन पावर सेक्टर को भी कोयला आपूर्ति वो कर रहे हैं। SCCL के CMD से भी मिलने जा रहे हैं, राज्य सरकार को भी मिलने जा रहे हैं और कोयला संकट के बारे में और बिजली संकट के बारे में पूरी स्थिति की जानकारी दोनों को देंगे और अनुरोध करेंगे कि लघु उद्योगों को बचाया जाना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए सिम्स के प्रभारी डीन और प्रभारी अधीक्षक को पद से हटा दिया। इसके अलावा भी सिम्स के 2 अन्य डॉक्टर्स की जिम्मेदारी में बदलाव किया। सिम्स की प्रभारी डीन डॉक्टर तृप्ति नागरिया को सहायक संचालक सह प्राध्यापक के तौर पर रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजा है। डॉक्टर तृप्ति नागरिया की जगह प्रभारी डीन के रूप में रायपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर के सहारे को भेजा गया। वहीं वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर पुनीत भारद्वाज की जगह डॉक्टर नीरज शेंडे को प्रभारी अधीक्षक बनाया गया। सिम्स के डॉक्टर BP सिंह को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सभी डॉक्टर्स को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए नई जगह जाने के लिए कहा गया है। बीते दिनों सिम्स में कांग्रेस नेता के साथ हुए विवाद के बाद प्रभारी डीन और प्रभारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग उठ रही थी और अब उसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। बिलाईगढ़ के भटगांव में अवैध कब्जा हटाने के दौरान एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए एक शख्स ने नगर पंचायत CMO को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद CMO की शिकायत पर थप्पड़ मारने वाले शख्स पर मामला दर्ज कर लिया गया। नगर पंचायत भटगांव की टीम पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम के साथ नगर पंचायत भटगांव के एक किराना दुकान का अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एक शख्स ने CMO को एक थप्पड़ जड़ दिया। CMO का कहना है कि दुकानदार को 10 दिन पहले कब्जा हटाने का नोटिस दिया था, जबकि दुकानदार का कहना है कि इलाके में अतिक्रमण के कई मामले, लेकिन CMO ने एक पक्षी कार्रवाई उन्हीं पर की।
निष्पक्षीय कार्रवाई करने के लिए आए थे जो सिर्फ मेरे दुकान में हो रहा था। और नगर पंचायत में और उपरोक्त बहुत सी अवैध कब्जे वाली मकानें हैं, दुकानें हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। ये सिर्फ आपसी रंजिश के कारण मेरे ऊपर कार्रवाई करना चाह रहे थे। हाँ, अभी उनका आवेदन मेरे पास नहीं आया है। हाँ, की ऐसी चर्चा है, जन चर्चा है। अभी सक्षम अधिकारी को भेजूंगा मैं, जहाँ CMO इसको जांच के लिए जो सुमित आवेदन दिया है उसको उनके सक्षम अधिकारी को जांच के लिए भेजा जाएगा। आज पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार हमारे द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की हमारी टीम गई हुई थी और जिसमें कुछ लोगों के द्वारा आकर के अभद्र व्यवहार किया गया और पीछे से हमला किया गया। रायपुर के उत्कल नगर में पति पत्नी की लाश बंद कमरे में मिली। बताया जा रहा है कि मृतक सोनू बाघ और पत्नी रामा पिछले 25 से 30 सालों से उत्कल नगर में अपने 2 बेटों के साथ रहते थे और गोल बाजार इलाके की कॉस्मेटिक स्टोर में सेल्समैन का काम करते थे। मृतक के दोनों बेटे जब अपने घर पहुंचे तो उन्हें घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़ा और भीतर दाखिल हुई। किचन में पत्नी और घर के ऊपरी हिस्से में पति का फांसी पर लटका हुआ शव मिला। पुलिस को आशंका है कि पहले पति ने पत्नी की हत्या की होगी और बाद में खुदकुशी कर ली। फिलहाल हत्या और खुदकुशी का क्या कारण है यह तो सामने नहीं आया। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई है। जब पंचनामा वगैरह कार्रवाई कर थी तो उसमें सीढ़ी पर कुछ खून आलूदा पंजे के निशान थे। जाकर के ऊपर में देखा तो सोनू बाघ जो है फांसी लगा करके लटका हुआ है। पुलिस इस मामले में जांच करे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या और आत्महत्या सा प्रतीत हो रहा है। भिलाई के नेहरू नगर में एक फुटबॉल खिलाड़ी की तालाब में डूबकर मौत हो गई। दरअसल तालाब में फुटबॉल को निकालने के लिए एक खिलाड़ी उतरा था और तालाब में मौजूद जलकुंभी में फंस गया और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। SDRF की टीम ने 1.5 घंटे तक युवक के शव की तलाश की, जिसके बाद शव बरामद हो पाया। खिलाड़ी की मौत के बाद तालाब की सफाई को लेकर भी सवाल उठे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खेलते खेलते उसको जब बॉल तालाब में चला गया तो उसको निकालने के लिए अंदर घुसा था, लेकिन शायद वो अंदर ज़्यादा चला गया और वो जलकुंभी वगैरह में उसका पैर फंसने से वो वहाँ पे डूब गया था और उसको फिलहाल उसको निकाल कर उसका पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। महासमुंद से खबर है, जहां RPF थाने में आलोक कुमार साहू आरक्षक पद पर पदस्थ था और उसकी लाश मेघ बसंत कॉलोनी के उसके घर पर फांसी पर लटकी मिली। आलोक कुमार मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला था और 4 महीने पहले RPF थाने में उसकी पोस्टिंग हुई थी। घटना के बाद परिजन सदमे में हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ऐसा अभी तक कोई इंसिडेंस मतलब ऐसा कोई चीज हम लोग को महसूस नहीं किया कि ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैं इनको जानता हूं कि ऐसा नहीं कर सकते। वो उतना स्ट्रगल करके आज ये RPF में ज्वाइन किया है। उससे पहले बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में सारा काम किया। कॉल किया तो कॉल नहीं उठा रहा, तो हमने सस्पेक्ट किया तो बिना रोजनामा एंट्री के छुट्टी चला गया होगा। फिर हमारे स्टाफ और उसको शक हुआ तो घर पे इनके फोन किया गया। मोंटी जी की घर पे फोन किया तो उनकी वाइफ को बोला कि थोड़ा देर के आइएगा। देखा तो दरवाजा लॉक बताया। अभी हम पंचनामा शव का किए हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए हम जिला अस्पताल महासमुंद भेजे हैं और उसके बाद उसकी मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा। सूरजपुर के कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र में एक हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें कि जाज वन परिक्षेत्र इलाके में 2 दर्जन हाथियों का दल पिछले 1 सप्ताह से विचरण कर रहा है। धमतरी के पर्यटन स्थल गंगरेल के आसपास फिर से एक दंतैल हाथी घूम रहा है, जिससे सैलानियों और आसपास के ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जंगल में नहीं जाने की हिदायत दी। वन विभाग की टीम ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया। पत्थल गांव के 12 से अधिक गांव में 3 हाथियों के दल ने फसल को नुकसान पहुंचाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।